बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। बहुत तब्दीलियाँ पिछले एक हफ़्ते के साथ, बल्कि पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो 26वीं तरमीम के बाद बहुत सी तब्दीलियाँ हुई हैं, लेकिन इस खित्ते के अंदर भी बहुत सी तब्दीलियाँ हो रही हैं। मसलन स्मोक तो है ही लाहौर में, और वो बहुत ही ख़तरनाक एक मामला है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेतहाशा इससे बीमारियां फैल रही हैं और लोग परेशान हैं। इंडेक्स जो है वो पाकिस्तान का बहुत हाई है। लाहौर आलूदा तरीन शहर है इस वक्त दुनिया का, और उससे जानी नुकसान का ख़तरा है। $3.5 बिलियन पाकिस्तान को चाहिए इसके लिए, जो कि मौजूद नहीं है। पाकिस्तान इसके लिए अपना केस नहीं लड़ सका, इक़दामात अभी तक नहीं उठा सका। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती के साथ जो पंजाब हुकूमत को इक़दामात उठाने थे वो भी अब तक नहीं हो सके हैं। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जो खित्ते की तब्दीलियों की हम बात कर रहे थे वो माहौलियाती नहीं हैं, वो जोग्राफियाई नौइयत की हैं। वो ट्रंप के सदर बनने के बाद वो इस नौइयत की हैं कि देखा जाए तो उसके कुछ असरात जो हैं वो निकल सकते हैं। मसलन पिछले कुछ दिनों के अंदर कुछ मुलाकातें हुई हैं, उसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान आना, उसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ का सऊदी जो फरमा रवा हैं, वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके साथ गैर मामूली उनकी मुलाकात का होना। इसी तरह से उसके बाद जो मोहम्मद बिन सलमान हैं उनका राब्ता होना ईरानी प्रेसिडेंट के साथ, और फिर उसके बाद ईरानी मिलिट्री चीफ़ जो हैं, आर्मी चीफ़ जो हैं, उनसे सऊदी मिलिट्री चीफ़ या आर्मी चीफ़ जो है उनकी मुलाकात का होना। तो ये इस खित्ते के हिसाब से बहुत अहम तब्दीलियाँ हैं। अब इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सी तब्दीलियाँ हुई हैं। मसलन आपने देखा होगा कि 9 नवंबर को सवाबी में जलसा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और फाइनल कॉल की बात हुई है, जिसे कि कफन पोश कॉल की बात कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि अब कफन पोश लोग जो हैं वो निकलेंगे। इमरान खान साहब ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने भी आज ये कहा है कि अब फाइनल कॉल होगी और तमाम जो उनकी पार्टी है वो उसके लिए तैयार हो जाए। तो क्या वाकई ये कफन पोश कॉल होगी, ये एक हतमी कॉल होगी, ये हतमी नतीजा होगा, ये नवंबर में होगा या इसके बाद होगा? हमने देखा इससे पहले मई 2022 में भी इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का कहा था, लेकिन फिर अक्टूबर 2022 के अंदर उन्होंने ये लॉन्ग मार्च किया था जब आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट होनी थी। तो इस मामले के ऊपर देखते हैं कि क्या हो सकता है, हुकूमत कितनी तैयार है। क्या हुकूमत जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक ऐसे सेफ़ जोन में है जहाँ पे उनको कोई ख़तरा मौजूद नहीं? क्या आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत की तौसीक़ के बाद कंफर्टेबल है गवर्नमेंट के, कोई ख़तरा इस तरह का नहीं है कि लोग सड़कों पे आएंगे? और फिर कैसे रोका जाएगा इस पूरे मामले को? और फिर ट्रंप इंतज़ामिया के साथ तहरीक इंसाफ की जो तवक्कुआत हैं उस पर हुकूमत क्या देख रही है, क्या सोच रही है? हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान के सियासी मुशीर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, बड़े दिलचस्प सवालात हैं। दिलचस्प इसलिए मैं करना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं और उसके अंदर हम पाकिस्तान भी ज़ाहिर एक मुल्क है, एक तो इंटरनेशनल मामलात हैं उसके ऊपर भी है, लेकिन आपको क्या लगता है ये जो कफन पोश या जो फाइनल और हतमी कॉल की बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, जिसके लिए उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं पार्टी को, हुकूमत तैयार है और महसूस होता है कि एक बड़ा इज्तिमा होगा और एक लॉन्ग मार्च हो सकता है फिर से? देखें, हुकूमत तो तैयार ही तैयार है। उसकी वजह ये है कि जो वायलेंस है वो तो रियासत की अजारादारी होती है, और रियासत जो है वो इस बारे में जो है वो पूरी तरह से उसके पास एजेंसीज़ होती हैं, उसके पास लॉ इन्फोर्सिंग जो है वो अदारे होते हैं, एजेंसीज़ होती हैं। ये इमरान खान साहब अपनी पार्टी के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, और उन लोगों को जो कि ठीक है, मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पे किसी पार्टी के साथ कमिटेड होना, किसी पार्टी का वफादार होना मेरे नज़दीक तो बहुत एक उम्दा यानी इंसानी हवाला है, सिफत है। और मैं तो ऐसे तमाम लोगों को जो अपनी अपनी पार्टी से कमिटेड हैं, वफादार हैं, मैं तो उनको बड़ा यानी अच्छी नज़र से देखता हूँ, भले कोई हमारा मुखालिफ ही हो। तो ये उन लोगों के साथ ज़्यादती करने वाली बात है कि इस किस्म के नारे देना। अब देखें, इन नारों से जब आप
ये नारा, हालांकि अगर आपने करना भी है तो ये नारा लगाने की क्या ज़रूरत है कि जी हम कफन बांध के आ रहे हैं। ये कहने की ज़रूरत क्या है कि हम घर वालों को ये बता के आ रहे हैं कि जी आप अगर हम वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ दीजिएगा। इट मीन्स कि आप किसी को मारने के लिए जो इस इरादे से आ रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि जब आप घर से चलने से पहले किसी को बाखबर कर देंगे कि हम तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं, तो फिर आपको घर से कौन निकलने देगा। तो ये इनके खिलाफ बड़ी, मैं समझता हूँ कि सख्ती होगी। इन्हें ऐसे इंतज़ामी मामलात और मेयर्स का सामना करना होगा कि जिसकी सख्त ये नहीं रखते, कोई सियासी जमात भी शायद ना रखती हो। तो इस तरह की गुफ्तगू करके इस तरह के नारे उनके पास क्या चॉइस है? देखिए ना, इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, उन्हें जमहूरी जदोजहद करनी चाहिए। उनके साथ कोई बातचीत नहीं कर रहा, वो एस्टैब्लिशमेंट से बात करना। जी, आप लोग उनसे बात नहीं कर रहे तो क्या करें? नहीं तो क्यों नहीं तो वो क्यों, बात मामला ये है कि वो सियासी जदोजहद करें, वो पार्लिमानी जदोजहद करें, वो ये सर से कफन बांधने की बजाय वो जो है वो पुरअमन जो है वो जदोजहद करें। जब पुरअमन जदोजहद करेंगे, कोई उनके खिलाफ जो है कोई सख्ती या कोई ऐसे इकदाम नहीं हो सकेंगे। अगर कोई करेगा तो उनको हमदर्दी मिलेगी, लेकिन जब वो खुद सर से कफन बांध के निकलेंगे तो फिर तो इनके साथ जो भी सलूक होगा वो जस्टिफाइड होगा। आप मुझे बताएं कि सियासत में जमहूरी और ख़ास तौर पे पार्लिमानी जमहूरियत में डायलॉग जो है वो वहाँ से इब्तदा होती है। ये डायलॉग करने को तैयार ही नहीं है, ये बात करने को तैयार ही नहीं है। हम इनसे बात करने को तैयार हैं, सारी जमातें इनके साथ बात करने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म ऑन रिकॉर्ड हैं, पार्लियामेंट में आए, आपके भी इल्म में होगा, मैं तो वहाँ पे मौजूद था। वो सीधा इनके पास गए, जाके जो भी इनकी सीनियर लीडरशिप फर्स्ट रॉ में बैठी होती है सबके साथ हाथ मिलाया, सबके हालात पूछे, हालचाल पूछा, अपनी सीट पे आए और आगे कहा कि हम आपके साथ बात करना चाहते हैं। आए, बैठे, गैर मशरूत जिस मौजू पे आप चाहें आए, बैठे, बात करते हैं। लेकिन राना साहब जवाब दिया वो भी आपको मालूम है। जो जेल में बानी पीटीआई ने अगले दिन जो इज्जत अफजाई की वो भी आपके इल्म में है। तो मामला ये है कि ये कहते हैं जी हमने एस्टैब्लिशमेंट से आपने अगर गुफ्तगू करनी है तो क्या वो ऐलान करके करनी है। आज तक कभी इस्टेब्लिशमेंट ने इस तरह से नुमाइंदे मुकर्रर करके ऐलान करके कभी किसी से गुफ्तगू की है पिछले 70 सालों में? वो तो गुफ्तगू किसी और तरह की होती है। और आप वो क्यों करना चाहते हैं? आप पॉलिटिकल पार्टी है, आप पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आप बात करें, लेकिन आप कानूनी रास्ता इख्तियार करें। अगर आपके साथ धांधली हुई है तो आप जाएं ट्रिब्यूनल्स में जाके अपना जो है वो हक साबित करें। आपको याद होगा मरियम नवाज साहिबा की जो स्टेटमेंट थी, पावर टॉक्स टू पावर। तो जब वो कोई जद्दोजहद करता है, जब कोई सड़कों पे आता है, तो फिर पावर जो है वो पावर से बात करती है। और इस बात की क्या गारंटी है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब से या उनकी जमात से बात ना करे? अब तो सेफ जोन में है इस्टेब्लिशमेंट भी, और कोई ख़तरा है सच उनको है भी नहीं इस वक्त। देखें जी, इस्टेब्लिशमेंट ने अगर कोई बात करनी है तो उसने को हमसे इजाज़त लेके करनी है, या कोई ऐलान करके उन्होंने कोई DGISPR ने कोई जो है वो स्टेटमेंट जारी करनी है। जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है वो 8 मई को जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि जी अगर आप गुफ्तगू करना चाहते हैं सियासी जमातों से करें, सियासतदानों से करें, हमारे साथ आपका गुफ्तगू करने का कोई जवाज़ नहीं बनता। हाँ, एक मामला ऐसा है कि जिसमें इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बराह रास्त PTI के अगेंस्ट कंप्लेनेंट है, मुदई है, और वो है 9 मई का वाक़या। 9 मई के ऊपर वो इनको कह रहे हैं कि जी आप माफ़ी मांगें, आप जो है वो इस बात के ऊपर अपनी जो है वो रिग्रेट्स जो है वो शो करें। लेकिन ये उल्टा उनको कहते हैं कि नहीं ये तो आपने करवाया है, ये क्या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ये उल्टा यानी उनके, यानी आप अगर किसी का घर भी जलाएं और उसके बाद कहें कि जी ये तो आपने खुद ही आग लगाई है, यानी उसके ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के बराबर है।
तो मामला ये है कि इनको वाइजली सियासत करनी चाहिए। ये जो कर रहे हैं और फिर बाद में कहते हैं कि जी हमारे साथ जो है वो सख्ती हो रही है, तो फिर सख्ती तो हम तो नहीं चाहते। तो राणा साहब अभी नहीं चाहता कि किसी सियासी कारकुन के ऊपर को जो है वो सख्ती हो जो सख्तियां हमारे साथ होती रही हैं। तो राणा साहब, जो 26वीं तरमीम के बाद जाहिर है अब तो आर्मी चीफ जो है उनकी एक्सटेंशन या उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो 28 तक है, फिर उसके बाद हो सकता है उनको 5 साल और मिल जाएं, यानी 33 तक वो चले जाएं जिसके इम्कानात हैं। तो कल मैं आपका इंटरव्यू सुन रही थी, आपने कहा कि अब कोई आंख नहीं झपकेगा और फिर अक्टूबर में ये बात शुरू हो जाती थी, हमने उस मामले को ही ख़त्म कर दिया। ये एक रीज़न हो सकती है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बात ना करे तहरीक इंसाफ के साथ कि कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि उनको इंगेज किया जाए, लेकिन पॉलिटिकली तो ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है पाकिस्तान के लिए, नहीं? नहीं, इस्टेब्लिशमेंट क्यों बात करे? इस्टेब्लिशमेंट के पास, यानी मैं ये तो नहीं कहता कि इस्टेब्लिशमेंट ने को हमारी इजाज़त से बात करनी है, लेकिन मैं कॉन्स्टिट्यूशनली ये बात करता हूँ। आइन में कहाँ लिखा है कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासी जमातों के साथ डायलॉग करना चाहिए? मगर करती तो रही है, इस बात से सरोकार क्या है? करती तो रही है ना, जैसे पर्दा आपकी बात यह है कि अगर देखें बात यह है कि अगर कोई गैर आइनी गैर कानूनी काम होना है तो वो फिर अल-ऐलान तो कम से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन मामला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने इनके साथ किस मौजू पे बात करनी है? 9 मई के मौजू पे बात करनी है, क्या बात करेंगे वो? इनके साथ हमारे खिलाफ कोई बात करनी है, क्या हमारे खिलाफ बात करेंगे? मामला ये है कि इनके जितने भी मामलात हैं, इलेक्शन में रिगिंग से लेके फॉर्म 47, 45, 43, 40 से लेके अगले इलेक्शन तक या जो है वो पिछले इलेक्शन तक, वो सारे इनके ये सियासी मसले हैं। ये बैठे सियासतदानों के साथ बैठ के बात करें। अब ये 26 तरमीम के ऊपर ये बैठे नहीं है हमारे साथ, इन्होंने हमारे साथ डायलॉग नहीं किए, ये पार्लिमानी कमेटी में आके हमारे साथ मिलते ही नहीं रहे, ये मौलाना फजल रहमान के साथ डायलॉग करते ही नहीं रहे। नहीं, मगर आप माइनस इमरान चाहते हैं ना सर, तो माइनस इमरान तो सर माइनस इमरान तो नहीं हो सकता ना। आई मीन वो उनके लीडर हैं, इमरान खान मीन्स नहीं, हमने कब कहा है? आई मीन वो जेल में हो और उनकी पार्टी बात सुन लें सर। देखें, सुन लें, बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने जब इनको ऑफर किया कि आए बैठे डायलॉग करें, उन्होंने कहा कि माइनस इमरान खान करें। ये कैसे कहते हैं माइनस इमरान खान, हम इनसे बात करनी चाहते हैं? ये तो इमरान खान के केसेस के ऊपर भी अगर बात करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और ये उस दिन प्राइम मिनिस्टर ने गालिबन ये बात कही भी, अगर आप उन्होंने कहा कि जेल के कोई मिसाइल है तो उनके ऊपर भी बात करते हैं, आए बैठे। तो इसका मतलब है कि ये जो पार्लिमानी कमेटी है जो खुर्शीद शाह साहब वाली है, ये कोई हल निकाल सकती है आपके ख्याल में कि ठीक है पीपल्स पार्टी बीच में आ जाए और कुछ बातचीत जो है उसके ज़रिए से रास्ता निकाला जाए? ये एक मुनासिब हल हो सकता है क्या? इतना बड़ा हल उन्होंने निकाला, देखें वो अब हमारा ओरिजिनल आईनी तरमीम का एजेंडा, और उसके बाद जो है वो किस तरह से मौलाना फजल रहमान साहब और पीटीआई के मुश्तरका तैयार किए हुए एजेंडे के ऊपर इत्तफाक राय होना, सबका उसके ऊपर मुत्फिक होना, ये कुछ छोटी बात थी? ये तो बहुत बड़ा मामला था जिसके ऊपर जो है वो फाहम तफहीम हुआ। तो ये तो कुछ भी नहीं है जिस चीज़ को ये लिए फिरते हैं। ये तो सिर्फ इस बात को लिए फिरते हैं कि जी हमारे साथ धांधली हुई है। हालांकि इनको बंदा पूछे कि जब इसी धांधली के नतीजे में आप बरसरे इक़्तिदार आए थे तो और हम आपको कह रहे थे कि जनाब ये जो आरटीएस बैठा है उसका बैठे हिसाब करें, अगर उसका हिसाब हो गया होता तो आज फॉर्म 47 ना होता। तो मामला ये है कि उस वक्त ये हमें कह रहे थे कि जी पार्लिमानी जो है वो कमेटी बना देते हैं, तो वो जो है वो इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। हमने कहा जी ठीक है बना दें, बना दी। परवेज़ खटक साहब उसके सरबराह थे, आप कभी उनसे पूछ लें। एक उसकी मीटिंग हुई है, उसके बाद मैं उस कमेटी का मेंबर था, मैं उनसे पूछता रहा कि खटक साहब इजलास तो बनाएं। उन्होंने कहा जी मुझे खान साहब इजाज़त देंगे तो मैं बुलाऊंगा, मैं कैसे इजलास बुला लूँ। तो मामला ये है कि ये इतने
पवित्र ना बने, अब इतने जो है वो भोले ना बनेंगे, इन्हें शायद पता ही नहीं है कि इस मुल्क में होता क्या रहा है, ये क्या करते रहे हैं। और अब इस बात के ऊपर कि जी हमारे साथ धांधली हो गई, भी धांधली के लिए ट्रिब्यूनल्स हैं, जाएं उनमें जाके अपना केस लड़ें, अगर बैठ के बात करनी है तो आएँ बैठें, तो लेकिन कमेटी में बैठ के बात करें। राना साहब, अगर आपने जैसे कहा कि हर मसले पे बात हो सकती है, केसेस पे भी बात हो सकती है, केसेस को कैसे आप हल कर सकते हैं? मसलन 190 मिलियन पाउंड है जिस पे आप कह रहे हैं कि उनको सज़ा हो जाएगी, इसको आप कैसे हल कर सकते हैं सर? आप कह रहे हैं कि हम हल कर सकते हैं। तो इसका हल यही है कि उसका अदालत से जो है वो फैसला हो। तो अदालत से फैसला आपके ख्याल में ये एक सियासी केस है या इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ ये बनाया गया केस है और वो उसमें छूट भी सकते हैं? नहीं, ये देखें बात ये कत्तन सियासी केस नहीं है, ये बड़ा वाज़ेह केस है। एक प्रॉपर्टी टाइकून के 190 मिलियन जो को तकरीबन 60 अरब 70 अरब रुपया बनता है, उसके पैसे वहाँ पे जो है वो ज़ब्त हो गए। वो पाकिस्तान के एक्सचेकर में यानी ख़जाने में सरकारी तौर पे आने थे। उसने इनके साथ बात की, इन्होंने कम से कम 10 अरब रुपए की प्रॉपर्टी यहाँ पे उनसे ली और उसका मसला हल कर दिया। उसका 70 अरब जो था वो उसके अकाउंट में वापस उसकी जेब में चला गया और उसकी लाइबिलिटी जो थी सुप्रीम कोर्ट में वो एडजस्ट हो गई। वो जो प्रॉपर्टी है वो सीधी सीधी नाम है, 240 कनाल इधर बनी गाला में वो उसके नाम है, जो थी अपना फरा गोगी उसके नाम है। बाकी सोहावा में वो यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो पैसे दिए गए और वहाँ पे जो है वो ज़मीन सारी जो है वो ट्रस्ट के नाम है। उस ट्रस्ट में इस पूरी दुनिया में सिर्फ 2 बंदे हैं, इमरान खान साहब खुद हैं और उनकी अहलिया मोहतरमा है, वो उनके ट्रस्टी हैं और ट्रस्टियों को वही इख्तियारात हैं उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी में जो आपको अपनी वरासत में इख्तियारात होते हैं। तो ये आप तो केस कहते हैं कि हमारा इंटरेस्ट कोई नहीं, कैसे इंटरेस्ट है आपका? कोई नहीं। तो आप कह रहे हैं ये केस इतना मजबूत है कि उनको सज़ा हो जाएगी एक और, यानी इस 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर? देखे मैं इसमें कोई यानी कोई पेशीन गोई तो नहीं मैं कर सकता, लेकिन ये बात कि इन्होंने शहजाद अकबर ने भी 2 बिलियन अलहदा लिए हैं, वो भी उधर उसने वहाँ पे यूके में मौसूल किए और वहाँ पे अब वो बैठा है। लेकिन इसके लिए सबूत चाहिए ना राना साहब, ये सबूत आपके पास सबूत हैं, बहुत सारे मुकदमात आपने बनाए हैं, उसकी प्रोसिक्यूशन कमजोर नहीं सुन लेना जी। ये जिस केस की आप बात कर रही है ना, इसमें तो ये रजिस्ट्रियां हैं, नाम है ये जगह फरा गोगी के नाम है, 200 कनाल जगह रजिस्ट्री हुई है, इंतकाल हुआ है। ये जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट इनके नाम पे है, ये तो इनकारी नहीं है इस बात से। चले वो जो शहजाद अकबर ने जख मारी है वहाँ पे, तो चले वो लेके वहाँ पे बैठा है अपना जो है वहाँ पे जो है वो अपना मौज मेला कर रहा है, चले उसका सबूत हो सकता है अगर कोई पीछे लगे इन्वेस्टिगेशन करे तो मिल जाए, लेकिन चलो अगर अभी तक उस बारे में कोई केस नहीं है तो ये चीज़ें तो सबूत है, रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, कोई ये इनकार तो नहीं करते, ये तो नहीं कहते कि हमने जो है ये ट्रस्ट प्रॉपर्टी जो है वो नहीं ली, और वो जो प्रॉपर्टी टाइकून है वो भी नहीं कहते कि मैंने नहीं दी, वो कहते हैं मैंने दी है। अच्छा सर, अब ये तो सबूत है। ये ट्रंप साहब की तरफ आते हैं। आज कामरान यूसुफ की स्टोरी छपी है कि हुकूमत ने कोशिशें शुरू कर दी हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया के साथ वो डायरेक्ट हो जाएं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो बाहर डायस्पोरा है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, वो चाहता है कि वो इमरान खान साहब की रिहाई हो, वो अपना दबाव इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या आपकी हुकूमत को कोई इसमें कामयाबी मिल सकती है या ट्रंप इंतज़ामिया से दोनों की तवक्कुआत गलत हैं, और ख़ास करके हुकूमत की तवक्कुआत ज़्यादा तो नहीं है कहीं कि वो कोई आएंगे और कॉल नहीं करेंगे? माजी में होता रहा ऐसा? नहीं, कॉल कर भी दें तो उनकी कॉल से खैर क्या हो जाएगा। और इससे पहले भी जो है वो अमेरिका बहुत सारे मामलात में पाकिस्तान को दबाव देता आ रहा है। ये एटमी धमाके जो हैं इससे बड़ा दबाव क्या हो सकता है? मुल्क जो है वो अपने मफादात में फैसले करते हैं,
पाकिस्तान की मौजूदा सिविल और मिलिट्री क़यादत जो है वो जो भी फैसला करेगी मुल्क के मफाद में करेगी। लेकिन जो ये हमारे दोस्त समझते हैं ना कि वो बानी PTI की रिहाई के लिए जो है वो अमेरिका बिल्कुल जो है वो बैठ जाएगा कि जी इससे तो आगे अब बात चलेगी नहीं जब तक रिहाई नहीं होगी, ऐसी कोई बात नहीं होगी। ठीक है, कोई हल्का मुल्का कभी कोई बयान दे दें, मैं ये कह नहीं सकता। लेकिन जहाँ तक हुकूमत का तल्लक है, हुकूमत को तो बिल्कुल एफर्ट्स करनी चाहिए। अमेरिका एक सुपर पावर है और पाकिस्तान के तजारती, पाकिस्तान के सफारती मफादात जो हैं वो अमेरिका से जो है वो मुंसलिक हैं। तजारत का बहुत बड़ा हुजूम जो है वो अमेरिका से है। और इस वक्त देखें जी, आप जो मर्ज़ी समझें या कहते रहे हों या कहते रहें, डोनाल्ड ट्रंप को अब उसकी कौम ने मैंडेट दिया है, अब उसका तो आपको एहतराम करना पड़ेगा ना। अब ये तो किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो किसी मुल्क के अवाम के मैंडेट की अपने मुल्क में बैठ के तौहीन करे और बातें बनाए। हमें उसकी कदर करनी चाहिए। अमेरिकन ने उसे चुना है और बड़ा वाज़ेह मैंडेट के साथ चुना है। पाकिस्तान में भी काश के मैंडेट की सर इतनी कदर हो जितनी अमेरिका की है। मगर जाते जाते पूछ लूँ आपसे, स्मोक आप तो लाहौर में पाकिस्तान में नहीं, देखे ना, पाकिस्तान में मैंडेट की कदर कौन लोग नहीं करते रहे, इनसे पूछें। 2013 में किसने कदर नहीं की? किसने 4 साल 5 साल जो है वो इस मुल्क में जो है वो अपना जो है वो लॉन्ग मार्च और शॉर्ट मार्च और धरने। तो मामला ये है कि अगर कोई हमें इल्ज़ाम देता है तो ठीक है दे, लेकिन थोड़ा सा कोई हमको पिछले 20 25 30 साल की बात नहीं करते, पिछले 5-7 साल ही देख लें। और आज जिन दो पार्टियों के दरमियान मामला है उन्हीं का आपस में देख लें कि इनका हमारे साथ क्या सलूक रहा है। 2018 में जो ये कह रहे हैं यही कुछ हम कह रहे थे। मैं इस बहस में नहीं जाता कि ये किस हद तक सही थे और हम किस हद तक सही हैं। बहुत शुक्रिया सर। लास्ट हम कह रहे थे और उस आगे इनका जो जवाब था वो आपके सामने जी। लास्ट क्वेश्चन है कि एक 10 साल का रिजीम अब कहा जा रहा है कि आपने भी बना लिया है, जो इससे पहले खान साहब ने बनाया था, तो उनका रिजीम तो 3.5 साल में जो है वो ख़त्म हो गया। फिर तो आपको क्यों तवक्कुआत है इतनी कि ये रिजीम चलेगा? नहीं जी, बिल्कुल हमने कोई रजीम नहीं बनाया। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और उसके बाद जो है वो इलेक्शन होंगे। फ्री फेयर इलेक्शन के लिए सियासी जमातों को, सियासतदानों को मिल बैठना चाहिए और रूल्स ऑफ गेम जिसे कहते हैं वो बैठ के तय करने चाहिए। ये उस वक्त तक ये नहीं होगा जब तक इस मुल्क के सियासतदान और सियासी जमातें आपस में बैठ के जो है ये रूल्स ऑफ गेम तय नहीं करेंगे। दुरुस्त बात है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाजरीन, एक छोटी सी ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ट्रंप इंतज़ामिया से वाकई बहुत तवक्कुआत हैं, वो पूरी हो सकती हैं या नहीं, और ये जो खित्ते की तब्दीलियाँ हैं इसकी पाकिस्तान की सियासत से ये किस तरह से जुड़ी हुई हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत सारी जो हम बात कर रहे थे कि खित्ते की तब्दीलियाँ और सियासी तब्दीलियाँ और कफन पोश अब हतमी ऐलान जो कि PTI की तरफ से है, इस दौरान 26वीं आईनी तरमीम को भी चैलेंज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी उसके पिटिशनर हैं, अख्तर मैंगल साहब भी हैं, फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा भी हैं। हमारे साथ इस वक्त बेस्ट कॉम्बो मौजूद है। फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जिनकी ये पिटिशन है। तो सारे मौज़ूआत पे इन बात करते हैं। सबसे पहले मुस्तफ़ा, यही जो आपने की है 26वीं आईनी तरमीम, आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर कोई अमल दरामद होगा? क्योंकि ना तो अभी तक आईनी बेंच बने। आज भी मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कि जब आईनी बेंच ही नहीं तो क्या हम गैर आईनी हैं? तो कैसे इसको सुना जाएगा? देखिए, ये तो पोस्ट 26th अमेंडमेंट बेंचेस तो बनने ही है और गालिबन जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में JCP ने एक बेंच बनाया भी है। हम ये इस्तदा लेकर गए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। पहली इस्तदा हमारी ये है
कि आईनी बेंच इस पिटिशन को सुन ही नहीं सकता। इसलिए नहीं सुन सकता कि वो खुद प्रोडक्ट है 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, और एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है कानून का, निज़ाम इंसाफ का। लैटिन का एक मैक्सिम है, नीमो जुडेक्स कॉज़ा सुआ, अ मैन कैन नॉट बी अ जज इन हिज ओन कॉज। तो हमारी इस्तदा तो यह कि एक फुल कोर्ट बनाई जाए, वो फुल कोर्ट इस 26वीं आईनी तरमीम को देखे, आईनी बेंच उसको नहीं सुन सकता। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंगली एक केस था पहले रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का, जिसमें 13 जज सुप्रीम कोर्ट के बैठे, और उन्होंने भी इस बात पे एग्री किया कि जो हमारे सेलिएंट फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो 3 है कि एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरलिज्म और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि पार्लियामेंट इनको नहीं छेड़ सकती। भुट्टो साहब की तकरीर का मैं आपको हवाला दूं जो 1973 का आइन पास होते हुए वक्त उन्होंने की, उसके अंदर भी उन्होंने यही कहा, और मैं उनके अल्फाज दोहरा रहा हूं कि पार्लियामेंट के पास अनफेटेड इख्तियारात नहीं है इस आइन के तहत। हमने जो पार्लियामेंट के इख्तियारात हैं उनको महदूद किया है इंसानी हकूक की शिकें डाल के। आइन जो है वो कवर नहीं करता, इसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता अपनी आइनी तरमीम को। आप ये कह रहे हैं एज अ डेमोक्रेट के पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार नहीं कि वो तरमीम करे, कैसे मुमकिन है? इंसानी हकूक के हवाले से फर्ज करें, इंसानी हकूक के हवाले से अगर पार्लियामेंट तरमीम एक कर देती है आइन के अंदर और कहती है कि किसी को भी आप लामहदूद वक्त तक आप उसको ज़ेर हिरासत रख सकते हैं, तो क्या पार्लियामेंट ये मजाज रखती है ये तरमीम करने की? नहीं। और फिर हमने साथ ही साथ ये मुतालबा भी किया है, ये इस्तदा भी की है कि जुडिशियल इंक्वायरी की जाए कि जो मेंबरान से जिस तरीके से वोट लिए गए, सरदार अख्तर मेंगल साहब ऑन रिकॉर्ड है, वो एक वैलिड पॉइंट, ये फ्री विल के तहत ये वोट कास्ट नहीं हुए और एक वोट की मेजॉरिटी से। अब सेनेट के अंदर देखें 65 वोट चाहिए थे 2/3 अक्सरियत के लिए, और हुकूमत के पास 64 थे और 2 लोग उन्होंने तोड़े अख्तर मेंगल साहब के। हमने ये भी कहा कि आप जुडिशियल इंक्वायरी करा लें इसकी। लेकिन अगर वो मेंबर्स कह दें जो कि अभी तक खामोश हैं, एक दफा एक स्टेटमेंट आया, एक दफा एक स्टेटमेंट आया, वो कह दें हमने अपनी देखिए, और बाकी लोग और भी बहुत लोग सामने आ जाएंगे, तो इसके नतीजे में आपको लगता है स्ट्राइक डाउन हो सकती है? जी बिल्कुल। और फिर एक और भी बड़ा डिफेक्ट है इसके अंदर। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेनेट के इलेक्शंस हुए ही नहीं। आपका जो कंपोजिशन है सेनेट का वो मुकम्मल ही नहीं है। अगर इलेक्शंस हो चुके होते जिस तरह बाकी जगह पर सेनेट के इलेक्शंस हुए हैं पूरे मुल्क में, तो 11 सीट्स एक्स्ट्रा होनी थी, वहां पर हाफ रिप्रेजेंटेशन थी खैबर पख्तूनख्वा की। अच्छा, तो फेडरेशन के ऊपर भी सॉलिड पॉइंट्स है आपके, मगर ये जब होगा जब आईनी बेंच बनेगा। फवाद साहब, आपका इसके ऊपर क्या कहना है? क्योंकि मुस्तफ़ा जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि बिल्कुल गैर आईनी तरमीम है, तो क्या आप एग्री करते हैं? क्योंकि पीटीआई ने इसको उस तरह से नहीं देखा, हम देख रहे हैं उनकी तरफ से कोई रिजेंटमेंट नहीं आई। नहीं, एक्चुअली रिजेंटमेंट तो है, ज़ाहिर उन्होंने बड़ी दफ़ा शो की है। देखिए, इसके बाद देखिए आसमा, मुझे तो खैर समझ ही नहीं आई, इसके बाद तो ना सुप्रीम कोर्ट तीतर है ना बटेर है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उसके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह कर सके। जो एक आदमी जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन, अमीनुद्दीन साहब का मुझे बड़ा एहतराम है, बट आप उनको उठा के देखें, उन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केस नहीं किया, ना उनकी प्रैक्टिस कभी कॉन्स्टिट्यूशन की रही है। वो सिविल को के जज एक वकील थे, वहाँ से वो आ गए और वहाँ से इधर आ गए। प्रॉब्लम ये है कि एक तो डिजोरे पोजीशन है जो मुस्तफ़ा बता रहे हैं, बट डिफेक्टो इज दैट प्रैक्टिकली सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गई है। अब आप क्या कह रहे हैं कि जी आपके खिलाफ पहले सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही थी? यानी सुप्रीम कोर्ट ने में बड़ी खामियां हैं। ये देखो, ये पूरी दुनिया में है, ऐसा नहीं है। मतलब अभी प्रेसिडेंट ट्रंप को जब सजा हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जी ये सजा नहीं हो सकती, ये बाद में होगा, तो उन्होंने सबने कहा, बाइडन ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट भरी हुई है ट्रंप के हामियों से, हम नहीं मानते इसे। देखिए, ये एक पूरी दुनिया में एक फिनोमेना है। पॉलिटिकल केसेस जब भी डिसाइड होंगे वो डिविजिव होंगे, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट, इससे पहले मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब जो थे वो पीटीआई के विलन थे ना, जब उन्होंने 90 दिनों में इलेक्शन नहीं होने दिया और उसके बाद जब ये केस कर दिया सूरी वाला, जो रूलिंग उन्होंने डिक्लेयर कर दी, तो सबसे बड़े विलन तो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर पीटीआई के थे। तो ये तो जजमेंट से चेंज होते रहते हैं ना विलन, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा आप सारा सिस्टम ही खत्म कर दें। लेकिन अब तो सिस्टम बदल गया है ना, आप उस यही सिस्टम है क्या? ये सिस्टम ये है कि आसमा के खिलाफ मैंने केस करना है, आसमा ने जज चुनने हैं कि मेरे खिलाफ केस कौन सुनेगा। ये क्या सिस्टम, वो जो अभी बता रहा है मुस्तफा कि नोबडी कैन बी अ जज इन हिज ओन कॉज। आपके खिलाफ में हुकूमत के खिलाफ केस कर रहे हैं और हुकूमत में लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल साहब बैठ के फैसला करेंगे कि हमारे खिलाफ केस जो है वो कौन से जज सुनेंगे। नहीं, मगर इसके अंदर तो कमीशन में बहुत से लोग हैं, आपकी जमात है, नहीं ये तो ऐसे आप बात कर रही है ना, तो एवं तुसी गोंगना तो मिट्टी चाट रहे हो ना। मेजॉरिटी इज अथॉरिटी नहीं है ना, मेजॉरिटी इज नॉट। ये जमहूरियत का ये
यही उसूल है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि एक्चुअली तो पाकिस्तान जो है ना उसको हिटलर को चलाना चाहिए क्योंकि उसके पास मेजॉरिटी है। तो जिसके पास देखें मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो मेजॉरिटी नहीं अथॉरिटी है। हाँ अथॉरिटी है, मेजॉरिटी भी ये जिस तरह फॉर्म 47 की मेजॉरिटी है, जिनके पास मेजॉरिटी है वो तो बेचारे डयाला जेल में बैठे दही खा रहे हैं। उनका तो इनका बेचारों के पास अभी अब जो है वो देखे जो इनके हालात है। लेकिन उसमें भी तो आप देखें ना, आपका कसूर है ना। आई मीन जो अभी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, ब्रेक से पहले हम राना सनाउल्लाह साहब से बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि सियासी एंगेजमेंट आप करते नहीं है। अरे राना सनाउल्लाह साहब तो बात ये सियासी एंगेजमेंट के लिए माहौल चाहिए होता है। आप इमरान खान को जो है वो 23 दिन आप सैलेटरी कन्फाइनमेंट में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को डाल रहे हैं। पूरे हर एक पूरी पीटीआई इस वक्त कम से कम 5000 बंदा जो है वो रोज़ एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में टेररिस्ट डिक्लेयर हुआ है। कोई माहौल ही नहीं है, ना इनकी कोई सुनता है ना इनकी कोई मानता है। सारे MNAs आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मुस्तफ़ा को भी पता है, सारे जब नून लीग वाले हमें इंडिविजुअली मिलते हैं, कैमरे के सामने नहीं होते, उनकी आंखों से आंसू जारी होते हैं कि ये क्या हो रहा है, हमें तो कुछ पता नहीं। तो देखिए ना, जब वो कह रहे थे जी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने नहीं ये अपना बातचीत करें, जब प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा अगले दिन बुशरा बीबी जेल चली गई। तो मुझे बताएं इसका मतलब ये राना सनाउल्लाह साहब की, शहबाज शरीफ की तो चलती ही नहीं ना। या तो वो बताएं कि हमारी चलती है और आप हमसे निगोशिएट कर लें, हम ये बात, और उसके लिए माहौल बनाएं। फिर आप इमरान खान का 1 लाख देना तो उनकी इंटाइटलमेंट है ना, आप क्यों नहीं उन्हें दे रहे? जो जाली केस आप बना रहे हैं, वो जाली केसेस आप क्यों रोज बना रहे हैं? वो इनकी इंटाइटलमेंट है, वो कानून। और ऐसे में आप कहते हैं कि तहरीक चलानी चाहिए, जबकि PTI इससे पहले भी बहुत सारे एहतजाज कर चुकी है लेकिन नाकाम हुए हैं। देखिए आसमान, तहरीक जो है ना असूलन तो चलानी चाहिए थी 9 फरवरी को, जब पूरा पाकिस्तान MNA MPs के सामने उनके रिजल्ट चेंज हो रहे थे, तो उनको चाहिए था उस दिन वो तहरीक चलाते, उन्होंने नहीं चलाए। तो इनके PTI की तंजीमी खामियां तो हैं, लेकिन मुल्क तो आज इमरान खान के साथ खड़ा है ना। लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक्त नहीं कहा होगा ना, क्योंकि अभी भी इमरान खान तो जेल में थे। आज भी सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि जो कुछ होगा इमरान खान साहब के कहने से होगा, उनकी फैमिली उनसे मिलती है। मैं ख्याल आपने कहा है कि उनकी फैमिली जो है वो ये इख्तियार ले और वो बात करे, वो उनको मिलते रहते हैं, अगर वो उन्होंने कहना हो तो वो उनसे बात कर सकते हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं है। बात ये तो गलती कर रहे हैं ना, मैं तो गलती की निशानदेही कर रहा हूँ ना। देखें प्रॉब्लम ये है, सलमान राजा जो है वो बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरा बड़ा उनका ताल्लुक है, और बाकी लोग भी होंगे। देखें टू बी फेयर विद PTI में तो वो 2 साल पहले आए होंगे। लोग तो जुड़ेंगे। ये देखें हिस्ट्री है, जवाहरलाल नेहरू जब जेल में गए थे पार्टीशन से पहले, उनकी रिहाई की मुहिम उनकी बहन, उनकी बीवी, उनकी वालदा ने चलाई थी। तीनों नॉन पॉलिटिकल थी उस वक्त। और उसके बाद जब नुसरत भुट्टो ने चलाई थी, भुट्टो साहब की रिहाई की मुहिम, कलसूम नवाज शरीफ ने चलाई थी, और बेनज़ीर भुट्टो ने चलाई थी, एंड इवन टू बी फेयर विद मरियम नवाज ने चलाई थी अपने वालिद की रिहाई की मुहिम। जब आप घर वाले वजन जो हैं वो उठाएंगे तो लोग उनके साथ जुड़ेंगे। ये जो सारी लीडरशिप है, देखें ना, ये तो नहीं पॉलिटिकल। अच्छा, अब हम तो आइसोलेशन में नहीं है मुस्तफ़ा। अब ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं, मसलन एक गुज़िश्ता हफ्ते में ईरानी वज़ीर ख़ारजा का यहाँ आना, पाकिस्तानी आर्मी चीफ का सऊदी फरमारवा से मिलना, एंड फिर उसके बाद ईरान का और उनका हाई लेवल के ऊपर, यानी आर्मी चीफ का एक दूसरे के साथ रब्ता ट्रंप के इलेक्शन के बाद। तो उसके तनाजुर में हम पाकिस्तान की सूरत हाल को देखें ना, फिर क्या तहरीक इंसाफ चलती रहे सड़कों के ऊपर? चीज़ें तो मेरा ख्याल तय है, कहीं और पे नहीं। देखिए, आपकी प्रोग्राम में गालिबन पिछले हफ्ते ट्रंप साहब के इलेक्शन के नताइज की डिस्कशन की थी, और मेरा उसमें नुक्ता नज़र ये था कि ट्रंप के इलेक्शन के नतीजे में मोहम्मद बिन सलमान के असर व रसूख में इजाफा हुआ है। पुरानी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंदर उनके तल्लुकात, वो एक सहाफ़ी का जो कत्ल हुआ था तुर्की में, उसके बाद से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के और मोहम्मद बिन सलमान के बड़े सर्द महरी वाले तल्लुकात थे। और अब जो, और उससे पहले मोहम्मद बिन सलमान के साथ ट्रंप के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। तो अब जाहिर बात है, हम एक देखेंगे कि जो मिडल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर मोहम्मद बिन सलमान की जो से है वो बहुत बढ़ जाएगी, और उसका एक नेचुरल इफेक्ट हमारे ऊपर भी, कि हमसे बहुत सी चीज़ें वाबस्ता सऊदी अरब से भी है, और जो कुछ काम अगर हमें डायरेक्ट ना भी कहने हो तो वो फिर कहलवा दिए जाते हैं और फिर पैगाम पहुंचा दिए जाते हैं। तो
उस लिहाज से उसका वो रियलिटी है ना, रियलिटी भी है। जिस तरह अमेरिका रियलिटी है, जिस तरह फौज रियलिटी है, सऊदी अरेबिया भी रियलिटी है, ये चीन भी एक कॉन्टेक्स्ट है पोस्ट यूएस इलेक्शंस का। लेकिन जो हमारी डोमेस्टिक सिचुएशन है, उस डोमेस्टिक सिचुएशन में देखें, अगर हमने इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लेके जाना है तो हमने किसी को खुश करने के लिए लेकर नहीं जाना, अपने लिए करना। आज अगर इस मुल्क के अंदर पोलराइजेशन बढ़ी हुई है तो नुकसान किसका है? अगर आज इस मुल्क के अंदर मईशत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से खराब हो रही है, हो चुकी है, उसका कोई हशर नहीं है, तो वो हमारी अपनी वजह से। हमने पाकिस्तानियों के लिए इस मुल्क को ठीक करना है कि कम से कम एक ऑनरेबल बावकार जिंदगी गुजारने के मौके हर पाकिस्तानी को इस मुल्क के अंदर अवेलेबल हो। जो हमारे मुल्क की अशराफिया अपने आपस के झगड़ों में इतनी उलझ जाती है, ये एस्टेब्लिशमेंट करेगी। और एस्टेब्लिशमेंट क्यों करेगी जबकि उनके पास चीजें, मतलब गारंटीज मौजूद हैं, अब कोई खतरा नहीं है, वो क्यों करेगी? तहरीक इंसाफ को क्या मतलब पॉलिटिकल रियलिटी में वो कहाँ फिट इन होते हैं? मैं तो समझता हूँ कि जी हमें कॉन्वर्सेशन का कॉन्टेक्स्ट चेंज करना चाहिए। ये प्रो एस्टैब्लिशमेंट एंटी एस्टैब्लिशमेंट ये सारा एक साइड पर रखे ना। 50% पाकिस्तानी इस वक्त सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इस मुल्क के जो असल स्टेक होल्डर हैं, आधा पाकिस्तान इस वक्त सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने का मतलब ये है कि वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा रहा। और क्यों नहीं खा रहा? वो इस वजह से नहीं खा पा रहा कि हम आपस के झगड़े नहीं खत्म कर रहे, मईशत दुरुस्त सिमत में आ नहीं रही। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों में तकरीबन 1.5 करोड़ पाकिस्तानी जो है, जो मिडिल क्लास में था, वो वहां से निकलकर वापस सतह गुर्बत से नीचे चला गया। दुरुस्त बात है। जिन लोगों की अपनी यानी कि उनके ख्वाहिशात, उनके ख्वाब, वो सारे आपने तहस नहस कर दिए, और हम यहाँ पर बैठे आपस में एक दूसरे से सींग अड़ा के। ये हमें अब देखें, पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। सही बात है। 10 साल बाद ये 30 करोड़ लोगों का मुल्क होगा। मगर ये इतने बड़े ममालिक नहीं बात करना, वो कहते हैं हमने नहीं बात करनी पॉलिटिकल लोगों के साथ ना। हमें अपना जो रियासत को अपना तशख़्ख़ुस है वो सिक्योरिटी स्टेट से बदलना पड़ेगा। अफगान वॉर्स खत्म हो चुकी हैं, मुफ्त के डॉलर आने बंद हो चुके हैं। हमें पाकिस्तान को एक पूरी ग्लोबल कम्युनिटी के अंदर एक कंट्रीब्यूटिंग मुल्क बनाना है कि जो अच्छी चीजों की वजह से सब कुछ समझे, जिससे लोग भागे ना। आज आप आप अफ्रीका के किसी मुल्क चले जाएं, वहां पे इमिग्रेशन काउंटर पे पाकिस्तान का पासपोर्ट रखें तो इमिग्रेशन अफसर कुर्सी से गिर पड़ता है। सही बात है। कितों आ गया, ये किधर पहुंच गए। तो हमने बहुत कुछ इस मुल्क को रिफॉर्म्स की जरूरत है। और अब ये एस्टेब्लिशमेंट के बस की बात भी नहीं रही कि वो 25 करोड़ के मुल्क को चला सके। तो फिर गवर्नेंस इतनी कॉम्प्लेक्स हो अगर चुकी है। पॉलिटिकल लोगों की बात करनी है फवाद, तो आप सबसे बड़े स्टेक होल्डर है ना पॉलिटिकली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। वो नहीं चाहते कि लोगों के साथ बात करें, वो चाहते हैं सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करें। ऐसा नहीं है, वो सियासी लोगों के साथ नहीं बैठना चाहते। ये इनकी गलती है। लेकिन आसमा ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब पहले भी बात हो रही थी, आपको याद है पीपल्स पार्टी और नून लीग से ही बात हो रही थी, इलेक्शनों के ऊपर ही बात हो रही थी। जो शाह महमूद कुरैशी साहब, मैं और अली जफ़र कर रहे थे, उधर से साग डार, आजम तारर, ये सब लोग जो थे वो कर रहे थे, तो बातचीत हो ही रही थी, तय हो गया था सब कुछ, तय चीज़ें हो गई थी काफ़ी हद तक। असल प्रॉब्लम ये है उसको फिर एग्जीक्यूट नहीं हो सका। वीटो किया था खान साहब ने, वीटो किया था, मान लेना। हाँ, नहीं, खान साहब ने वीटो किया था, इसमें कोई शुबा नहीं है। अच्छा, लेकिन अब भी मैं आपको कह रहा हूँ कि बातचीत तो अब भी हो सकती है। और एक्चुअली पीटीआई ने पॉलिटिकल पार्टीज ही को यकीन दिलाना है कि भाई आपने जो 2 साल हमारे साथ किया है, हम आपके साथ नहीं करेंगे। यही एक मेन चीज़ है ना जो आपने करानी, क्योंकि मुल्क में तो जो आमरियत, फस्तायत और बर्बरियत का मुजाहरा हुआ है 2 साल में, ये जमातें डरी भी तो हुई हैं ना कि पीटीआई आएगी तो हमारे साथ ये ना हो। तो इसलिए आपने स्पेस तो एक बनानी है, एक देनी है, फियर को एड्रेस करना है। और आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा माहौल तो देना आप। ये तो नहीं कि आप हर वक्त एक बंदे को दीवार से लगा के रखें और फिर उसको कहें कि नहीं आप तो बात भी करो। ये तो नहीं होगा ना। वो पहले बंदे को दीवार से आगे आएगा तो फिर कोई बातचीत होगी ना। वही सवाल जो मैं मुस्तफ़ा से कर रही थी कि क्यों लगेगा एक गवर्नमेंट कंफर्टेबल है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, अदलिया के साथ, वो जो हम इस्तिलाह यूज़ करते थे वो अभी भी हो सकती है, एक सेम पेज गवर्नमेंट है, वो क्यों चाहेगी कि इंगेज किया जाए? बात यह है कि ये एक तरीका है नज़र देखने का, ये कि आपके 26वीं आईनी तरमीम हो गई, अब 27वीं आ जाएगी, फिर 30वीं आ जाएगी, पार्लियामेंट कंट्रोल में है, अब सुप्रीम कोर्ट भी हमने पूरी तरह हाथ में ले ली है, पीटीआई जो है उसकी पास कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है, चैलेंज करने की पोजीशन में नहीं है, तो हम क्यों बातचीत करें? एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि देखें, पाकिस्तान इस वक्त सिमर कर रहा है, यहाँ पे एक जो है ना अलाव है जो जल रहा है। आप ये कह रही है ना
कि अशराफिया एक पेज पे है। अशराफिया एक पेज पे हो सकती है, अवाम और हुकूमत एक पेज पे नहीं है। अवाम बिल्कुल और तरफ खड़ी है, अवाम जो, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल रियलिटी इमरान खान है। आप इमरान खान को तस्लीम ना करके आप पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं क्रिएट कर सकते। और ऐसे में आपकी जो तवक्कुआत हैं वो ट्रंप इंतज़ामिया से वाबस्ता हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपके स्टेटमेंट्स भी दिए हैं। ट्रंप इंतज़ामिया देखें, ये तो मैं नहीं कहता कि ट्रंप इंतज़ामिया के आके उसने कोई लेके जो है वो अडियाला की चाबी लेके ही आ जाएगा या बनवा के आ जाएगा, एलॉन मस्क को भेज के भाईजान जाके ज़रा दरवाज़ा खोलो, ये नहीं होगा। लेकिन डेफिनेटली उधर से ऊपर वीपीएन बंद हो गया है और आप सोचिए एलॉन मस्क ने ट्विटर क्या खुलवाना की खुलवाना से उतना नवा वक्त पाता है। लेकिन इशू ये है कि देखिए बहरहाल अमेरिका भी एक पाकिस्तान की रियलिटी है। उसका ये ज़रूर है कि जिस तरह से जो डोनाल्ड लू थे, जब उनका इस्तीफ़ा आएगा और उसकी जगह अगर ज़ल्मे खलीलजाद के पास साउथ एशिया की पॉलिसी चली जाती है तो देखिए उसका फ़र्क पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि फ़र्क नहीं और इसके इम्कानात हैं आपके ख्याल में? अब तो ये देखते हैं ना कि वो अपनी साउथ एशिया की टीम क्या बनाते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी साउथ एशिया की टीम जो सिलेक्ट करेंगे उसी से आपको पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए पहले पीटीआई कह रही थी ना कि अमेरिका ने हमें हटाया है, अब तो रिपब्लिकन्स भी इस पे बात कर रहे हैं कि जी बाइडन इंतजामिया ने इमरान खान की हुकूमत को हटाने में रोल प्ले किया। सो अगर ट्रंप ये इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि बाइडन हैज डन अ रॉन्ग एंड वी हैव टू मेक इट राइट, तो वो उस पर मुस्तफा ट्रंप क्यों इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि कुछ गलत हुआ है? डायस्पोरा की वजह से सिर्फ ये एक वजह हो सकती है। मेरा ये उनके तो स्टेट्स के साथ होगा, और जो जियोग्राफियाई सूरत-ए-हाल बनी हुई है वो क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान की स्टेट के अमेरिका के पास तो चांस है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलर होने का हिस्ट्री में इमरान खान के साथ। मेरा ख्याल है पाकिस्तान इस वक्त बैनुल-अक़वामी तौर पर कोई इतनी अहमियत नहीं रखता नई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। उनके जो एजेंडा के ऊपर सबसे पहली जो बड़ी चीज़ है वो यूक्रेन वॉर है, यूरोप की रिलेशनशिप, फिर नेटो का फ्यूचर वो कैसे देखते हैं, फिर मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है, और फिर इन सारी चीज़ों को जो डोमिनेट करता है वो चाइना के साथ ट्रेड वॉर है। हम अपनी खाम ख्याली में कि जनाब हम बड़ी अहमियत रखते हैं इस रीजन के अंदर, अगर उनके लिए अहमियत है तो वो इंडिया की है। हम एक गरीब और लागर मुल्क जो अपने आप को संभाल नहीं सकता, अपने मुल्क की आवाम को नहीं संभाल सकता, ना उनको हमने तालीम दी, ना उनके पास सेहत के मौके हैं, और हम ये समझते हैं कि हम तो अपना स्मोक का मुकदमा भी नहीं लड़ सकते। अगर देखा जाए तो जो इस वक्त लाहौर की सूरत हाल है, हम तो वो मुकदमा भी नहीं लड़ सकते अगर नहीं। लेकिन मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। क्यों? ज़ेलेंस्की, राना सनाउल्ला और एहसन इकबाल तो एंज ट्रंप तो डरे हुए, इनके पता नहीं क्यों हो गया। मगर आप ये नहीं देख रहे कि आप वो आपकी पार्टी की भी बड़ी तवक्कुआत है। क्यों चलो ऐसे खुश लतीफ कोसा साहब कह रहे हैं, शीरीन ज़ाई साहिबा कह रही हैं, नहीं ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਂਦਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। मगर अब जो परचम भी नहीं, आप तो तहरीके इंसाफ के जलसों में बेशक जो उठी हो तो परचम लहराने से तहरीके इंसाफ के जलसों में सैफ ने कहा, बैरिस्टर सैफ कह रहा है कि नून लीग का बंदा था जो पकड़ा गया जिसने परचम लहराया। तो वो पकड़ा कहाँ गया? पकड़ा गया, वो कह रहे हैं पकड़ लिया हमने। बैरिस्टर सैफ ने कहा, बैरिस्टर सैफ का अलग इंटरव्यू करना चाहिए। लेकिन पॉपुलैरिटी फर्क पड़ सकती है, जो एक वजन तो है कि अमेरिका की पॉपुलैरिटी और पीटीआई की पॉपुलैरिटी और अपना इमेज यहाँ पे ठीक करने के लिए ये फर्क पड़ सकता है इससे कुछ? देखिए, मैं तो हमेशा से ये समझता आया हूँ कि हमने हमेशा जो अमेरिकन्स हैं उनको खाम में पिस ऑफ किए रखा है। उसकी सबसे बड़ा हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है हमारी, यानी कि दुनिया के किसी जिस मुल्क के साथ सबसे बड़ी तिजारत है वो अमेरिका है। हमें उस मंडी को जो सपोर्ट करती है, यहाँ पे लाखों लोगों का रोजगार, आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो मुल्क आपकी गुड बुक्स में रहे और आप उनकी गुड बुक्स में रहें। ये आजकल दुनिया में सरवाइव करने का तरीका है। और इसमें हमें, और फिर हमारी जो तवज्जो रही है माजी में और अब तक के F-16 के पुर्जे मिल जाएं, टैंक मिल जाएं, गोले मिल जाए, इसके अलावा भी अमेरिका के पास देने के लिए बहुत कुछ है। देखें, वो दुनिया के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी यूनिवर्सिटीज, उनसे आप बहुत कुछ ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पूरे मिडिल ईस्ट में मेरे ख्याल से हर मिडिल ईस्टर्न मुल्क के अंदर एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी मौजूद है। ऐसा ही है। हम इतने बड़े उनके इत्तेहादी रहे, एक यूनिवर्सिटी तक उनसे नहीं ले सके। अच्छा, लास्ट है स्मोक पे मैं चाह रही हूँ कि आप कुछ कमेंट करें। इस कदर स्मोक है और पूरी जो इस्टेब्लिशमेंट पंजाब की इस वक्त जिनेवा में है, नहीं, आज मैंने एक प्रायोरिटीज की बात है आज मैंने एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत एप्लीकेशन डाली है। अच्छा। जिसमें मैंने ये कहा है कि हमें बताया जाए कि मरियम बीबी जो गई हैं, खसूसी जहाज़ पे जनीवा गई हैं, तो हमें बताया जाए कि वो पैसे किसने दिए हैं।
और जो बाकी खराजात हैं वो कौन दे रहा है। तो उससे ज़्यादा यहाँ जो लोग मर रहे हैं, आई मीन 1000 इंडेक्स पे बढ़ जाना, दुनिया भर के आलमी अखबारात का में सरे फहरिस्त ये खबर है इस वक्त, सुपर लीड है बल्कि। हाँ, लेकिन देखें ना, इसमें तो इशू ये है कि ये इसकी जो स्मोक की जो मैनेजमेंट है उसका जिम्मेदार तो ये पंजाब हुकूमत की को दिया जा सकता है, लेकिन टू बी फेयर विद, जब 1200 एकड़ के ऊपर लगा हुआ आम का बाग काटा जा रहा था तो ये तो हमें उस वक्त सोचना चाहिए था ना, जब शहबाज शरीफ और फिर आप मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह कंक्रीट का एक जंगल बना दिया लाहौर में, किसी की भी प्रायोरिटी नहीं रही। उससे पहले भी जो थी सवाल जब सच्ची बात है इमरान खान आया तो आपने दरख्तों की और एनवायरनमेंट की बात सुनी है। हाँ। इससे पहले तो कभी कोई बात ही नहीं करता। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब के दौर में वहाँ पे भी हमने नहीं, पंजाब में लगे हैं दरख्त लगे हैं और एनवायरनमेंट हुआ है, लेकिन ये असल में तो ये लॉन्ग टर्म बात है। अभी भी आपको एक शॉर्ट टर्म अब वो चले गए इसलिए हमदर्दी का इजहार नहीं, कोई नहीं, उनका क्या। आप कितने दरख्त लाए उन्होंने? नहीं लगे हैं हमारे अमीन असलम का तो है ना, पूरा रावी जो है उठा के वो आपने बना दिया हाउसिंग सोसाइटी उसके ऊपर। नहीं वो एक्चुअली वो तो आप फिर ज्यादा जोरों शोर से जारी है। अगर अभी भी जारी है, अभी तो बहुत जोरों शोर से जारी है। अभी तो बड़ा वहाँ पे जनाब इतना क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उसके अंदर देखें। नहीं, जो बना रहे हैं वो तो सही है, उसको एनवायरनमेंट में बहाली करेंगे। अगर स्मॉग खत्म करनी है ना तो आप सबसे पहले ये तो तयन करें कि सबसे बड़े कंट्रीब्यूटिंग क्या है। नंबर 1 कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है वो जो गैर मियारी गंदा तेल पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, सबसे बड़ा कॉज वो है। फिर उसके बाद आप मुसद्दक मलिक साहब पे इल्जाम लगा दिया। मुसद्दक मलिक साहब अपने दोस्त हैं, लेकिन अब ये चीजें ठीक करनी पड़ेंगी ना। अब वो सस्ता मिलता है आपको, सही बात है। आपको जो अच्छा म्यारी तेल है वो महंगा मिलता है, तो आपकी जितनी पुरानी गाड़ियां हैं फिर वो सारी वो पुराना तेल, फिर ईरान से जो तेल आता है वो भी उस क्वालिटी का नहीं है। कहाँ आता है? तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये है। इसको तो 2 शहरों ने तो इस पे काबू पाया है ना, बीजिंग ने और लंदन ने। तो हमें देखना चाहिए उन्होंने क्या किया है। जो उन्होंने किया आप थोड़ा सा दिल्ली ने भी किया है, मगर बहरहाल ये लंबी बहस हो जाएगी इस पे। हम लेकिन बड़ी आसान सी बात है ना, आप कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स देखें 1 2 3 4 5। लेकिन अगर आप जिनेवा में बैठ के टास्क फोर्स को वहां से एड्रेस करेंगे तो फिर तो नहीं मसाइल नहीं, तो अगर आप नहीं तो बैग भी तो किसी ने चुकना से ना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चीफ मिनिस्टर कल ही चली प्रोग्राम का वक्त है, गुफ्तगू नाजरीन आपने सुनी, फैसला आपका।